जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएड एचआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 3 को। दोस्तों पेपर नंबर 3 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन यानी भाषा और संप्रेषण आपका पेपर नंबर 3 है। दोस्तों इसके अंतर्गत जो यूनिट आज हम देखने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 5 जो कि भाषा अर्जन। यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत भाषा अर्जन हमें पढ़ना है, यानी भाषा का अर्जन कैसे बच्चे करते हैं, दिव्यांग बच्चे भाषा का अर्जन कैसे करते हैं, इसी टॉपिक के बारे में हम लोगों को देखना है। दोस्तों आज जो वीडियो ये भाषा अर्जन यूनिट नंबर 5 का जो है ये वीडियो नंबर 7 होगा। इसके पहले यानी जो 4 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं ये 6 वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं प्ले लिस्ट में हम आपको दे दे रहे हैं। पेपर 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से करके प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप चाहें तो सभी पेपर को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं भाषा अर्जन जो आज का टॉपिक है ये क्या कहता है। दोस्तों कहने का मतलब भाषा अर्जन, इससे क्या आप अनुमान लगाते हैं। भाषा अर्जन का मतलब होता है दोस्तों कि अगर भाषा हम सीखते हैं यानी अर्जित करते हैं। भाषा अर्जन का मतलब भाषा अर्जित करना। तो भाषा जब हम अर्जित करते हैं तो उसमें कोई व्याकरणीय नियम इत्यादि नहीं होते हैं। वो जैसे मम्मी पापा भाई बहन एवं समाज से हम भाषा बचपन से ही बच्चे अर्जित करते हैं, उसे ही भाषा अर्जन कहते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत भाषा शिक्षण के सिद्धांत भी देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिखा हुआ को भी हम लोग देख लेते हैं। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है जिसमें व्याकरणिक नियमों के बारे में जानने के बजाय बच्चा भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा अपनी माँ की भाषा को सुनकर और बातचीत करके सीखता है, बिना किसी औपचारिक पाठ या व्याकरणीय नियमों के ज्ञान के बिना। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है कि एक बच्चा जो जन्म लेता है वो भाषा अर्जन कहाँ से करता है, वो बिना नियम, बिना व्याकरण, बिना पाठ का वो अपने माता से, माँ की जो बोलने वाली भाषा होती है, मातृभाषा जो होती है दोस्तों, मातृभाषा को भाषा अर्जन के रूप में भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। यानी भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांत होंगे। ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत भाषा शिक्षण के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत दोस्तों, प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा यानी भाषा हमें प्रेरणा के माध्यम से हम सीखते हैं। ठीक है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जैसे कोई भी काम करके हम जो सीखते हैं उसको क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत के अंतर्गत देखा जाए। जीवन से जुड़ने का सिद्धांत, एकीकृत तरीके से शिक्षण करने का सिद्धांत और चयन तथा श्रेणियों में बांटने का सिद्धांत। इन सिद्धांतों का पालन करके भाषा शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ये आपका भाषा शिक्षण से संबंधित, भाषा शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित होता है। इसी में आप दोस्तों अगर चाहें तो हेडिंग बना सकते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, पहला प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, तीसरा है जीवन से जुड़ने का सिद्धांत, चौथा है एकीकृत तरीके से शिक्षण करने का सिद्धांत, पांचवा लिख देंगे चयन एवं श्रेणियों में बांटने का सिद्धांत। ठीक है, ये आपके शिक्षण सिद्धांत हो जाएंगे। नेक्स्ट वही है, उसी के अंतर्गत शिक्षण सिद्धांत से ही संबंधित प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, चयन श्रेणी में बांटे, जो अभी हम बताए वही सिद्धांत के बारे में बताया गया। अब देखिए भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ। दोस्तों सिद्धांत तो आप लोगों ने देख लिया, भाषा शिक्षण के सिद्धांत आप लोगों ने देखा। अब भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ देख लीजिए। संरचनात्मक पद्धति, प्राकृतिक पद्धति और संयुक्त पद्धति। संरचनात्मक पद्धति के अंतर्गत दोस्तों अगर देखा जाए तो इस पद्धति के में भाषा की संरचना, व्याकरण के नियम और शब्दावली पर अधिक ध्यान दिया जाता है। देखिए संरचनात्मक पद्धति, अभी यहाँ पर देखेंगे पहला है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भाषा शिक्षण की पद्धति जो होती है, जिस माध्यम से हम लोग भाषा सीखते हैं वो संरचनात्मक पद्धति होती है, प्राकृतिक पद्धति होती है और संयुक्त पद्धति। तो यहाँ एक छोटा सा केवल एक लाइन हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। संरचनात्मक पद्धति में नियम होता है,
औपचारिक नियम के अनुसार अपना जो भी पद्धति होती है उसके अंतर्गत हम लोग सीखते हैं। इसमें व्याकरण, नियम, शब्दावली इत्यादि का ध्यान दिया जाता है। प्राकृतिक में है कि प्राकृतिक के अंतर्गत प्रकृति में रह करके शिक्षण हम करते हैं, वो प्राकृतिक पद्धति कहलाता है। जैसे प्रकृति का मतलब क्या हुआ, हम बच्चों को अब ताजमहल पढ़वाना है, ठीक है, अब ताजमहल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ताजमहल पढ़ा रहे हैं तो उसमें व्याकरण, नियम, बुक, किताब इत्यादि के माध्यम से आप पढ़ा रहे हैं, तो वो संरचनात्मक पद्धति हो गई। लेकिन वही अगर ताजमहल के बारे में अगर ले जा कर के वहाँ के बारे में हम दिखाते हैं, वहाँ के चारों तरफ इत्यादि, यानी बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, वो प्राकृतिक पद्धति के अंतर्गत आ जाएगा। और ये दोनों एक साथ मिला देंगे तो ये संयुक्त पद्धति हो जाएगी, यानी संरचना पद्धति और प्राकृतिक पद्धति के साथ दोनों प्रक्रिया के द्वारा अगर भाषा सीखते हैं तो संयुक्त पद्धति के अंतर्गत। तो यही मेन है, और ये आप याद रखेंगे। भाषा शिक्षण की पद्धतियां 3 है: संरचनात्मक पद्धति, प्राकृतिक पद्धति और मिश्र पद्धति, यानी कंबाइंड यानी संयुक्त पद्धति। ठीक है, तो इसके अंदर इस पद्धति में भाषा संरचना, व्याकरण के नियम और शब्दावली पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें व्याकरण, अनुवाद विधि और श्रव्य भाषिक विधि जैसे तरीके शामिल है। संरचनात्मक पद्धति की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। यह मानता है कि भाषा सीखने योग्य है, इसलिए सिखाई जानी चाहिए। ठीक है, यह मानता है, यानी कौन? संरचनात्मक पद्धति। यह मानता है कि भाषा सीखने योग्य है, इसलिए सिखाई जानी चाहिए। यह संरचना की प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीत प्रणाली के उपयोग की वकालत करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, छात्रों को विश्लेषण, वर्गीकरण, व्याकरण संबंधित पहलू के द्वारा व्याकरण नियम बनाने के लिए तैयार करना। चौथा है, नेक्स्ट है, यह भाषा के विकास, पैटर्न में अभ्यास, याद और अनुकरण कार्य के माध्यम से कठोर अभ्यास की वकालत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बहुत कम लचीलापन के साथ अत्यधिक अनुक्रमित पाठ्यक्रम की वकालत करता है। दोस्तों इसमें आपसे पूछ देगा फिट्जरलैंड कुंजी। ये देखिए, फिट्जरलैंड कुंजी के अंतर्गत ये आपका जो ये है ना संरचनात्मक पद्धति, इसी के अंतर्गत पूछेगा। ठीक है, तो ये है क्या दोस्तों, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। यह कुंजी संरचनात्मक पद्धति की सबसे प्रचलित कुंजी है। आज भी इस कुंजी का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इस कुंजी की शुरुआत फिट्जरलैंड ने 1929 में की थी। वह पेशे से बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक थे, जिन्होंने इसको विकसित किया था। इस कुंजी में 6 स्तंभ होते हैं और प्रत्येक स्तंभ को शब्द से जोड़कर आगे बढ़ाया जाता है, जो प्रतीक होते हैं कि संरचनाओं को सीखने में मदद करता है, ताकि वे नए नए वाक्यों का निर्माण कर सके, उनके द्वारा निर्माण किए गए वाक्यों का मूल्यांकन कर सके। इस कुंजी के कुछ उदाहरण, जैसे कहने का फिट्जरलैंड कुंजी क्या है, इसके अंतर्गत 6 स्तंभ होते हैं। ठीक है, 6 स्तंभ होते हैं, और 6 स्तंभ यानी 6 शब्द होते हैं कहने का मतलब, और उन शब्दों के माध्यम से बच्चों को जोड़ करके आगे पढ़ाया जाता है, और फिट्जरलैंड कुंजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यही है। नेक्स्ट है दोस्तों, फिट्जरलैंड के अनुसार इस कुंजी का उद्देश्य बच्चों को अंग्रेजी भाषा की संरचनाओं को सिखाने में मदद करना है, ताकि वह नए नए वाक्य का निर्माण कर सके, उनके द्वारा निर्माण किए गए वाक्यों का मूल्यांकन कर सके। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे एप्पल ट्री प्रोग्राम। एप्पल ट्री प्रोग्राम क्या है? तो संरचनात्मक पद्धति के अंतर्गत भाषा सिखाने के लिए एक अन्य कार्यक्रम प्रचलित है, एप्पल ट्री का पूरा रूप। दोस्तों एप्पल ट्री का अगर पूरा रूप देखेंगे तो ये पैटर्नेड प्रोग्रामर ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रिएशन थ्रू रिइंफोर्स्ड एक्सपीरियंसेस एंड इवैल्यूएशंस है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें देखेंगे इस कार्यक्रम में निम्नलिखित चीज सम्मिलित होती है। कौन कौन चीज सम्मिलित होती है? तो प्री और पोस्ट जांच, कार्य पुस्तिका, 10 वाक्यों को सिखाने के लिए एक शिक्षक के लिए मैनुअल विकसित करना, उसके बाद लघु स्टोरी किताबों की एक श्रृंखला। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि कार्य जो ये है एप्पल ट्री का कार्य पुस्तक में बहुत सारे अभ्यास एवं क्रियाकलाप रहते हैं, जिससे बोध, जोड़ तोड़, प्रतिस्थापन, उत्पादन, परिवर्तन, इन क्रियाकलापों को मूल्यभूत चरण समझा जाता है। एप्पल ट्री जो है कार्यक्रम का प्रयोग वाक्य संरचना को श्रृंखलाबद्ध रूप में बताने के लिए किया जाता है। इसमें सरल से जटिल की ओर युक्ति का पालन किया जाता है।
इसके अलावा एक कहानी की किताब होती है जिससे अनेक वाक्य संरचना दिए रहते हैं। कहने का मतलब जो है दोस्तों, यहाँ आप समझ लीजिए, छोटा सा ही समझ लीजिए, 2 लाइन 4 लाइन। आप क्या एप्पल ट्री का मतलब क्या है? ये संरचनात्मक पद्धति के अंतर्गत आता है। भाषा के संरचनात्मक पद्धति एप्पल ट्री प्रोग्राम। तो एप्पल ट्री प्रोग्राम कहने का मतलब ये एक श्रृंखलाबद्ध होता है, ठीक है, श्रृंखलाबद्ध होता है। और इसमें होता क्या है कि सरल वाक्य होते हैं, सरल वाक्य से जटिल वाक्य की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक कहानी की किताब होती है जिसमें अनेक संरचनाएं दिए होते हैं और उन्हीं संरचनाओं को देख करके बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है। दोस्तों इसी क्रम में अगर आपसे पूछ देगा द वेरीफाइड स्लेट सिस्टम क्या है, तो यह पद्धति मिस कैथरीन बी बैरी द्वारा 1893 में विकसित किया गया, जो कि श्रवण बाधिता के लिए कोलोराडो स्कूल में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थी। उन्होंने बुनियादी भाषा को 5 कॉलम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और द वर्ब, प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन को भाषा सिखाने में शामिल किया। बाद में उन्होंने एक 6वें कॉलम टाइम एंड टाइम प्रोसेस को जोड़ा, जो वाक्य के स्थिति को स्थानांतरित कर सकता है। इस पद्धति को संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत से विद्यालयों द्वारा अनुपालन लाया जाता है। दोस्तों कहने का मतलब इसलिए हम बता दिए, ये छोटा छोटा था ये जो प्रोग्राम, इसको भी आप लोग एक बार सुन लेंगे तो अगर आता है तो 1 लाइन 2 लाइन आपको जानकारी रहेगी तो आप वहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए बताया गया। अब देखिए प्राकृतिक पद्धति। दोस्तों प्राकृतिक पद्धति यानी नेचुरल मेथड का यह मानना है कि भाषा प्रशिक्षणीय न होकर अधिगम्य है। कहने का मतलब ये है कि भाषा को हम प्रशिक्षण दे करके नहीं सिखा सकते, बल्कि अधिगम्य है, यानी सीखा जाता है प्राकृतिक में, यानी पर्यावरण में रह करके हम अपनी भाषा को सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको इंग्लिश वाले वातावरण में डाल दीजिए, वो बच्चा अंग्रेजी बोलने लगेगा। हिंदी वातावरण में डाल दीजिए, हिंदी बोलने लगेगा। तो ये इसका मानना है, प्राकृतिक पद्धति का मानना है दोस्तों, कि जो ये पद्धति है, प्राकृतिक पद्धति है भाषा का, यह भाषा प्रशिक्षण न होकर यानी प्रशिक्षणीय न होकर यह अधिगम्य है, यानी सीखा जाता है इसको। इस पद्धति के अनुसार बच्चे को भाषा सीखने के लिए भाषाई इनपुट एवं भाषाई माहौल की ज़रूरत होती है। सही बात है, अभी हम आपको बताएं कि भाषाई जैसा माहौल होगा उस तरीके से बच्चा ढल जाएगा। बच्चा भाषा को सहजता से और प्राकृतिक रूप से सीख लेता है। प्राकृतिक पद्धति में बालक से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वह बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के वातावरण में होने वाली अंतः क्रियाओं के द्वारा भाषा को सहजता से सीख ले। इसमें किसी भी प्रतीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्राकृतिक पद्धति भाषा के विकास के लिए मौखिक वार्तालाप प्रणाली पर आधारित बल देता है। यानी जो प्राकृतिक पद्धति है ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक के तौर पर, यानी बच्चे को वहाँ छोड़ दिया जाता है और बच्चे स्वतंत्र होकर के सीखते हैं। प्राकृतिक पद्धति के कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। कौन कौन से सिद्धांत है दोस्तों? तो भाषा लक्ष्यों और हस्तक्षेप रणनीतियों को निर्धारित करने के लिए सामान्य भाषा विकसित के बारे में जानकारी का आधार, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है संप्रेषण के माध्यम से भाषा अधिगम। संप्रेषण के माध्यम से भाषा अधिगम, संप्रेषण भाषा विकास का अंतिम लक्ष्य है। पाठ्यक्रम योजना की विषय वस्तु बालक की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। दोस्तों अब संयुक्त पद्धति में क्या बताए थे कि संरचनात्मक पद्धति और प्राकृतिक पद्धति दोनों एक साथ काम करते हैं, उसे संयुक्त पद्धति का बोलते हैं। दोस्तों संयुक्त पद्धति वह पद्धति है जिसमें संरचनात्मक एवं प्राकृतिक पद्धति के पहलुओं को शामिल किया गया है। इस पद्धति को 4 तरह से विभाजित किया जाता है। यानी कौन कौन से 4 तरह से विभाजित किया जाता है? पहला अगर देखेंगे दोस्तों तो रोड आइलैंड पाठ्यक्रम। रोड आइलैंड पाठ्यक्रम का मतलब हो गया कि रोड आइलैंड राज्य में एक शिक्षा विभाग RIDE है जो इसके पब्लिक स्कूलों की देखरेख करता है तथा शैक्षिक मानक और नीतियां निर्धारित करता है। उसे ही रोड आइलैंड पाठ्यक्रम कहते हैं। संयुक्त पद्धति के अंतर्गत पहला है दोस्तों। नेक्स्ट और दूसरा देखेंगे तो वाक्य संरचनात्मक क्षमताओं, वाक्य विन्यास कार्यक्रम का परीक्षण। तीसरा है आपका मात्र परावर्तन विधि और चौथा आपका व्याकरणीय संरचना
संरचनाओं का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन। पांचवा है विकासशील भाषा शिक्षण। दोस्तों 4 था और पांचवा आपका विकासशील भाषा शिक्षण के अंतर्गत अगर देखेंगे तो विकासशील भाषा शिक्षण अगर देखेंगे दोस्तों तो ये है आपका कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, भ्रमण के माध्यम से, समाचार, संभाषण, प्रत्यक्ष क्रिया। ये प्रत्यक्ष क्रिया क्या होता है दोस्तों? हो सकता है कि प्रत्यक्ष क्रिया आप नहीं समझ पा रहे हो। तो प्रत्यक्ष क्रिया ये होती है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि चाय बनाने के बारे में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो चाय बनाने के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो चाय बनाने का प्रत्यक्ष क्रिया वहाँ स्टोव, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, जो भी चीज़ है सबको ले जाएंगे और डायरेक्ट वहाँ पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्टिविटी यानी प्रत्यक्ष क्रिया यही होता है। जैसे जूता में रस्सी कैसे लगाते हैं, अब बच्चे को ऐसे एक बताना और आप डायरेक्ट ले जा करके उसको प्रत्यक्ष रूप से करें तो वो आपका प्रत्यक्ष क्रिया के अंतर्गत आता है। दोस्तों नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाए टॉपिक तो पूर्व प्राथमिक भाषा में भाषा विकास। जो पूर्व प्राथमिक भाग है, पूर्व प्राथमिक भाग में भाषा विकास, बच्चे का भाषा विकास कैसे होता है? तो प्रारंभिक अवस्था में भाषा के विकास के लिए क्रियाकलाप। अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप यह पता चला है कि बालक प्रारंभिक अवस्था में किसी भी संकल्पना को शीघ्रतापूर्वक सीख लेता है। जहाँ तक भाषा सीखने की बात है यह कि इस सिद्धांत का अपवाद नहीं है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए विशेषकर भाषा के विकास के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि बालक को प्रारंभिक अवस्था में ही अधिक से अधिक उपयुक्त भाषा इनपुट दिया जाए। कहने का मतलब है कि दोस्तों प्रारंभिक अवस्था में जो बच्चे जन्म लेते हैं और प्रारंभिक अवस्था होती है उसी समय बच्चे को भाषा हमें कैसे सिखाना चाहिए इसी के बारे में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों भाषा बच्चों में कैसे विकास होता है, जैसे मान लीजिए कि बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, उसके बबलाता है, कैसे कैसे भाषा का विकास होता है यही आगे वीडियो में है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से आपको जरूर सीखने के। तो भाषा विकास से पहले की कुछ आवश्यकता है, यानी भाषा विकास से पहले की, तो वही चीज़ अभी हम लोग देख रहे हैं। तो भाषा के विकास के लिए पूर्व प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त भाषा इनपुट देना चाहिए, अति आवश्यक होता है, इससे कि आने वाले समय में बालक में भाषा का पूर्ण विकास हो सके और पूर्व स्तर पर। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भाषा विकास के लिए आपको क्या है, सबसे पहले क्या है कि आप सुनेंगे कि जैसे हम ही बोल रहे हैं, बाबू बाबू बोल रहे हैं तो बाबू अपना सुनेगा, उसके बाद बोलना है, उसके बाद पठन की तैयारी करना है, उसके बाद लिखना है। ये भाषा विकास के कुछ चरण है, ठीक है। लेकिन ये प्री चरण है। भाषा विकास कैसे होता है, यानी रोना, जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, तो वो कहानी आगे अभी है, ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों शब्दावली का विकास बच्चों में कैसे किया जा सकता है? आप सोचिए कि अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो उसमें शब्दावली का विकास हम लोग कैसे कराते हैं? कहानी पढ़ रहे हैं, उसमें से कठिन कठिन शब्द अपना उसको बता रहे हैं, कथन है, प्राकृतिक किस्सा है, प्राकृतिक किस्सा पर हम ले गए, शेरशाह सूरी का मकबरा ले गए, ताजमहल ले गए, वैष्णो देवी रह गए, इत्यादि कहीं भी अगर ले जाते हैं या जाते हैं तो वहाँ के बारे में आप बताएंगे, वहाँ से शब्दावली का विकास होगा। मिट्टी, ध्वनियाँ, पानी, खेल, कुछ खेल रहे हैं, जानवर के नाम, सब्जियों के नाम, शरीर के अंगों इत्यादि जो भी चार्ट पेपर होता है उसको दिखा करके उसके बारे में बच्चों को बताना है। यहाँ से शब्दावली का विकास किया जा सकता है। उसके प्रश्नोत्तरी का खेल, जैसे बच्चों से अंताक्षरी करते हैं या प्रश्नोत्तरी, शब्दावली का प्रश्नोत्तरी अपना करते हैं, उस वहाँ से भी बच्चों में विकास किया जा सकता। अब देखिए दोस्तों सामान्य बच्चों में भाषा विकास, अब भाषा विकास के पूर्व काल और भाषा विकास का काल, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप 3 स्टार लगा लेंगे, यहाँ से ये प्रश्न जरूर पूछेगा, ठीक है। सामान्य बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, ये आपका भाषा विकास की पूर्व काल और भाषा विकास काल। तो भाषा विकास के पूर्व काल के अंतर्गत यानी बच्चा सबसे पहले क्या करता है यही आपको देखना है, ठीक है। तो विकास प्रावस्था, बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है? तो भाषा का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामान्यतः प्रथम वर्ष को पूर्व भाषिक काल, यानी 1 वर्ष का जो वर्ष है उसको पूर्व भाषिक यानी भाषा काल से पहले का काल बताया गया है, 1 वर्ष तक। और दोस्तों 1 वर्ष में होता क्या है इसी को हम लोग देखेंगे अभी।
पूर्वभाषी काल यानी प्री लिंग्विस्टिक पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस दौरान बालक भाषा सीखने के लिए तैयार होता है। बालक में भाषा के विकास को दो पहलुओं में विभाजित किया जाता है, अभिग्रहण और अभिव्यक्त। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अभिग्रहण और अभिव्यक्त क्या है। जैसे भाषा विकास के लिए अगर देखा जाए तो प्री लिंग्विस्टिक, अभी हम बताएं कि 1 साल का जो होता है पीरियड, ये प्री लिंग्विस्टिक पीरियड होता है। भाषा पूर्व यानी जब भाषा वो सीखता है उसके पहले का एक ये वर्ष होता है भाषा विकास के पूर्व काल। और इसमें करता क्या है बच्चा की अभिग्रहण, यानी आप कुछ भी बोल रहे हैं उसको अभिग्रहण करता है और उसके बाद अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो उसमें क्या है दोस्तों कि पहले जो पहला है 0 से 4 मंथ तक। ठीक है, 0 से 4 मंथ या 1 मंथ यहाँ पहले ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर रोना है दोस्तों। जन्म के समय रोना श्वसन तंत्र में भली भांति, यानी बच्चा रोता है तो ये भाषा विकास का ही एक लक्षण है, भाषा विकास के अंतर्गत का भी वो भी काम है। तो सबसे पहला काम क्या बच्चा करता है, तो सबसे पहला काम रोना करता है जब जन्म लेता है वहाँ से 1 महीने तक। ठीक है, जन्म के समय रोना श्वसन तंत्र में भली भांति कार्य करने की तरफ इशारा करता है। पहले महीने में बालक अपनी अभिव्यक्त के लिए निम्नलिखित क्रिया करता है, रोना करता है, रिफ्लेक्सिव वोकलाइजेशन करता है, खुशी ध्वनि करता है। इस सब क्रियाओं में रोने का विशेष महत्व है, क्योंकि पहले महीने के दौरान बालक रोने से अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। रोना का प्रयोग बालक भूख लगने पर, दर्द होने पर एवं बेचैनी की स्थिति में करता है। आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, तो 1 महीना बच्चों का रोने का कार्यकाल हो गया। ये भाषा विकास की 1 साल की पूर्व आवश्यकता है, प्री लिंग्विस्टिक पीरियड। दोस्तों नेक्स्ट है दूसरा कूइंग, यानी पहला तो रोना हो गया, दूसरा कूइंग हो गया। दोस्तों ये 1 से 4 मंथ के अंतर्गत होता है। कूइंग का मतलब एक स्वर वाली आवाज़ें हैं, जैसे कि ऊ और आह। कभी कभी शिशु जो आवाज़ निकालता है वह कू शब्द की तरह लगता है, यानी कू कू अपना जब बच्चा रोता है तो रोने के क्रम में ही जब 1 से 4 महीना का होता है, इस बीच में ये कू कू शब्द की आवाज़ निकालता है, उसी को कूइंग कहा जाता है। कू शब्द की तरह लगती है, जिससे इस क्रिया को उसका नाम मिलता जुलता है। कूइंग करने वाले शिशु अभिव्यंजक भाषा का अपना पहला प्रयास कर रहा होता है। यही वजह है कि वह अपने नन्हे मुन्नों के लिए इतना रोमांचक विकास मील का पत्थर है। ठीक है, 1 से 4 मंथ हम लोग देख लिए। दोस्तों अब 4 से 8 मंथ देख लिए। 4 से 8 मंथ का जो बच्चा होता है ये बैबलिंग का स्टेज होता है। 4 से 8 मंथ का बच्चा बैबलिंग करता है, बा। आप लोग भी देखें, बा। इस तरीके से बैबलिंग करना शुरू कर देता है। तो ये आपका 4 से 8 मंथ के अंतर्गत ये बबड़ाना या बैबलिंग की अवस्था देखा जाता है। बबड़ाना शिशु संचार में एक महत्वपूर्ण चरण है, जहाँ बच्चे विभिन्न ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं। व्यंजक और स्वरों को मिलाकर शब्दांश और दोहराई गई ध्वनियाँ बनाते हैं। यह भाषा के विकास के लिए एक कदम है, जो पा या बा जैसी सरल ध्वनियों को लेकर ए गा जैसे अधिक जटिल संयोजक या बा जैसी दोहराई गई ध्वनियों तक विकसित होता है। हालांकि इन ध्वनियों का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता है, लेकिन हेल्थ लाइन के अनुसार शिशुओं के लिए ध्वनियों को बनाना और नियंत्रित करना सीखना और अंततः उन्हें अर्थ देना महत्वपूर्ण होता है। यानी ये तीसरा आपका बैबलिंग का स्टेज हो गया। दोस्तों चौथा हो गया 9 से 12 मंथ, यानी 1 साल का ये स्टेज कंप्लीट होता है। चौथा क्या है, शब्दानुकरण। जैसे बबलिंग के बाद पहला क्या था, पहला दोस्तों एक बार देख लीजिए, पहला रोना था। ठीक है, ये 0 से 1 मंथ था। इसके बाद क्या आया दोस्तों तो ये आया उसके बाद कूइंग। ठीक है, ये आया इसके बाद कूइंग क्या था, 1 से 4 मंथ था। दोस्तों कूइंग के बाद क्या आया, कूइंग के बाद आया बैबलिंग। ठीक है, कूइंग के बाद आया दोस्तों बैबलिंग कब से कब सब हम 4 से 8 मंथ हम लोग देखे। ठीक है, बैबलिंग हम 4 से 8 मंथ देखे। अब दोस्तों आ गया शब्दानुकरण। तो ये 1 साल का पीरियड कंप्लीट होता है, ये भाषा विकास की पूर्व पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये शब्दानुकरण होता है। इकोलेलिया इसको बोलते हैं, किसी और द्वारा कही गई बात को दोहराने की क्रिया है। दोहराव शब्द या वाक्यांश हो सकते हैं। यह व्यवहार स्वचालित और गैर स्वैच्छिक है, आप ऐसा करने का इरादा नहीं रखते। यह उन
बच्चों में आम है जो बात करना सीख। कहने का मतलब है कि जैसे बा 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 करते करते जब बच्चा 9 से 12 मंथ का हो जाता है तो ये फर्स्ट वर्ड यानी 1 वर्ष से लेकर के ये पहला वर्ष में ये फर्स्ट वर्ड बोल देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बोलेंगे तो बच्चा जो है 1 साल में पहला वर्ड बोल देता है। ठीक है दोस्तों, अब भाषा काल हो गया यानी लिंग्विस्टिक पीरियड। अब देखिए जब से 1 साल का हम लोग काल को पढ़ ले, रोना, कूइंग, बैबलिंग, इकोलेलिया यानी फर्स्ट वर्ड था वो। ठीक है, अब दोस्तों भाषिक काल यानी भाषा विकास में वार्षिक काल का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि बच्चे विभिन्न उम्र में भाषा कौशल हासिल करते हैं। जन्म से लेकर के 6 साल तक की अवधि को भाषा काल के लिए एक संवेदनशील अवधि माना जाता है, जब बच्चे भाषा सीखना शुरू करते हैं और तेजी से विकास करते हैं। दोस्तों 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष के बीच में बच्चे एकल शब्द बोलना शुरू करते हैं और सरल वाक्यों को समझने लगते हैं। 2 से 3 वर्ष में बच्चे सरल वाक्यों का उपयोग करना शुरू करते हैं और दूसरों के साथ बातचीत करने में सक्षम हो जाते हैं। 3 से 4 वर्ष में बच्चे अधिक जटिल वाक्य बनाना और अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर देखेंगे 4 से 5 वर्ष में बच्चे भाषा में और अधिक कुशल हो जाते हैं और कहानी कहने और कहानी सुनने में सक्षम होते हैं। 5 से 6 वर्ष में बच्चे औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं और स्कूल में भाषा कौशल का उपयोग करना शुरू कर देते हैं और 1 में उस बच्चे का एडमिशन हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ये होगा साक्षरता कौशल, सुनना, बोलना और लिखना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि जो पहला पेपर है ये 9 वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा पेपर भी चल रहा है, ये 4 वीडियो दूसरा पेपर का हम लोग देख लिए हैं। तीसरा पेपर का ये आप लोग देख ही रहे हैं कि जो वीडियो नंबर 7 था या 8 था जो अभी हम लोग देखे, ये भी अब 3 वीडियो में हमें लग रहा है 3 वीडियो में हम ये भी आपका पेपर नंबर 3 ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो आपको 6 पेपर पढ़ना है, 6 पेपर आपको पढ़ना है और जून में आपका एग्ज़ाम है। तो जून से पहले ये 6 पेपर आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको एक सेट करा दिया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी हो जाएगी और आप पास हो जाएंगे और 70, 80, 90% के लगभग ला देंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लग रही है, वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो पूर्व से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। धन्यवाद।